नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने आपसे पूछना था, मैंने अपनी मैरिज की परमिशन के लिए एप्लीकेशन भेजी थी होम ऑफिस को और उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी। मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं था। अच्छा, तो अभी मैंने पूछना है, वो सुना है कि अभी अप्रैल में ये बंद हो रहा है, तो अभी मैं वो अप्रैल में वेट करूं शादी करने के लिए, कि अभी फिर भेज दूं दोबारा? यही मैंने पूछना था। और एक पूछना है जी कि मेरी मिसेज ने वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए टेस्ट पास कर लिया है, उसके बाद में अभी भेज सकती है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, कि थोड़ा वेट करनी पड़ेगी, और क्या क्या पेपर भेजने पड़ेंगे? यही पूछना है। थैंक यू। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक सर्टिफिकेट अप्रूवल का तल्लक है, आमतौर पर सर्टिफिकेट अप्रूवल इशू कर देते हैं, इसमें कोई वो रुकावट नहीं पैदा करते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन कोई ना हो। जैसे आप कहें कि मेरा नाम टोनी ब्लेयर है तो मुझे मैरिज करने की परमिशन दें, तो हम असले कहेंगे जी ना तो आपके पास पासपोर्ट है, ज़बानी नाम बताते हैं आप टोनी ब्लेयर को, तो हम परमिशन नहीं दे सकते कोई यहाँ पे मैरिज रजिस्टर करे। तो यही वजह शायद आपने अप्लाई किया, आपने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी होगी, इस वजह से उन्होंने आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं, इस वजह से उन्होंने आपको सर्टिफिकेट अप्रूवल नहीं दिया। बहरहाल अब ये बहुत जल्दी सर्टिफिकेट अप्रूवल ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी जब आप शादी करने के लिए जाएंगे वो आपसे आइडेंटिफिकेशन ज़रूर मांगेंगे, फिर आपकी शादी रजिस्टर करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या कहीं गुम हो गया है या था ही नहीं या कभी बनवाया था इधर उधर हो गया, तो आप नया अपनी एम्बेसी को कहकर पासपोर्ट बनवाएं, चूँकि उसकी आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक आपके सेकंड क्वेश्चन का ताल्लुक, बिल्कुल आपकी वाइफ जो हैं अगर वो नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई करती हैं तो उन्हें अभी आपसे अप्लाई कर देना चाहिए, उसमें कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। जी फरमाइए। एक तो ये मुझे 10 साल पूरे होने में 6 माह रहते हैं मार्च से, तो उसके बाद मेरा मतलब मार्च तक मेरा वीज़ा है और 6 माह के बाद मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट चला जाऊँ, 10 साल पूरे हो जाएं। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि ये कितनी देर पहले, 1 महीना पहले अप्लाई कर सकते हैं 10 साल होने से पहले? ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में 2 कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिसमें आप हमेशा ये टाइम पूरा करने के बाद अप्लाई करना पड़ता है। एक तो ये 10 साल की कैटेगरी है और दूसरी आपकी है नेशनलिटी की। चूँकि अगर आपने उसमें शर्त यह है कि जब आप एप्लीकेशन करें आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हों, इसी वजह से वो मौसले आपको स्टे दे देते हैं। तो मैंने बाद ऐसे केसेस भी देखे हैं जिन्होंने आदमी ने वीक पहले अप्लाई किया तो अभी उनका वीज़ा 10 साल कंप्लीट होने में 2 या 3 दिन बाकी थे, तो होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी आपने 10 साल कंप्लीट नहीं किए। लिहाजा इसमें सेफ ये होता है कि आप 10 साल पूरे करने के बाद कंप्लीट करें, चूँकि रूल भी यही कहते हैं कि कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स आपको स्टे मिल सकता है यहाँ पे। तो उसमें मेरा ये एडवाइस है कि जिस दिन 10 साल कंप्लीट हो उसके नेक्स्ट डे अप्लाई करें, फिर आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी सब कैटेगरीज में नेशनलिटी को छोड़कर आप 28 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में आप 10 साल पूरे होने के बाद ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। सर, एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था कि हमने 7 इयर्स का केस डालना है बच्चों की बेस पे। ठीक है। तो सर एक्चुअली डर लग रहा है कहीं अगर रिफ्यूज कर दिया तो उसके बाद क्या हो सकता है कि वो हमें भेज देंगे वापस हमारी कंट्री, क्या करेंगे? क्योंकि 2001 में हस्बैंड आए थे यहाँ पे, 2003 में मैं अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे आई थी, तो 2 बच्चे यहाँ पे हुए हैं, तो उस पे स्टे करना है, तो कुछ हो सकता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम जिक्र करते रहे हैं कि 2 बहुत बड़े केसेस जो हैं उनके फैसले हो गए थे नवंबर में, जिसमें कि हाई कोर्ट ने डिसीजन कर दिया था कि अगर कोई बच्चे और फैमिली यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा रह जाए उनको यहाँ पे स्टे मिलना चाहिए। लेकिन जब ये फैसला होम ऑफिस के ख़िलाफ़ हुआ तो होम ऑफिस वालों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। तो बहरहाल जहाँ तक आपके केस का तल्लक है तो आप इमीडिएटली अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इमीडिएटली अप्लाई कर लें, चूँकि अब 7 साल से ज़्यादा आपको अरसा हो चुका है। मुझे यकीन है कि चांसेस हैं कि आपको स्टे मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि होम ऑफिस ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट से अगर होम ऑफिस ये केस हार जाते हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि हार जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये कानून में तब्दीली कर देंगे, तो फिर जो आदमी भी 7 साल कंप्लीट करेगा स्टेट अवे उसको स्टे मिल जाया करेगा। लेकिन आप और आपके हस्बैंड जो हैं वो लाइफ इन यूके टेस्ट पास करके तो एप्लीकेशन अभी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं नोटिंगम से बोल रही हूँ। भाई मलिक साहब, मैंने ये पूछना आपसे कि एक लेडीज आई हुई है, 2-3 साल हो गया, पहले वो विजिटर आती जाती रही है, अब उसने यहाँ पे किसी से शादी कर ली है। अच्छा। उसके में से उसका एक बच्चा है, अब उसने सॉलिसिटर के जरिए स्टे मांग ली है। आप क्या ये सोचते हैं कि उसको स्टे मिल जाएगी या कि नहीं? वो आदमी पहले शादीशुदा है। तो मैं ये आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान ने जो रूल निकाला हुआ है कि इंग्लिश पास कर लें
तो तब लड़की आ सकती है। वहाँ पे लेते हैं 20,000 रुपया एडमिशन का। अब उन्होंने ये रूल करा है कि 130 पाउंड दें आप हमें, तो तब आपको हम टेस्ट पे बैठने देंगे। तो आप बताएं ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, प्लीज मेहरबानी करके। थैंक यू जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का तल्लक है, अब पता नहीं उसे मैरिज की बेस पे अप्लाई किया या बच्चे की बेस पे अप्लाई किया, किस चीज़ के लिए अप्लाई किया, डिपेंड है। तो ऐसी सूरत में अगर तो उसका जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का अगर बाप ब्रिटिश नेशनल है, तो बच्चे को अगर ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई है तो फिर उसकी मांग को स्टे मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। चूँकि पिछले वीक ही एक डिसीजन यहाँ पे आ गया कोर्ट ऑफ अपील का, जिसमें उन्होंने स्टे दे दिया कि जो ब्रिटिश औरत थी बच्चों के साथ रह रही थी उसको यहाँ पे स्टे दे दिया। तो इसमें यह है कि अगर उनका बच्चा ब्रिटिश नेशनल है फिर उनके चांसेस ज़्यादा हैं स्टे मिलने के। अब डिपेंड है कि उन्होंने क्या एप्लीकेशन की। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है तो असल में वहाँ पे एक कोर्स अटेंड करना पड़ता है इंग्लिश का, मोस्टली आइल्स लोग पास करते हैं। तो उसके लिए डिपेंड है कि कहाँ से कोई अप्लाई करता है, उसकी कितनी फ़ी है, ये डिपेंड है वहाँ पे कि किस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उनके अपने अपने रेट्स हैं। अब मुझे पता नहीं पाकिस्तान में किस इंस्टीट्यूट में गए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए, जी फरमाइए। मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी हेलो मलिक साहब। जी फरमाइए। मलिक साहब मैं टियर 1 पे हूँ और मेरी फियांसे जो है वो स्टूडेंट वीजे पे है। तो उसका जो है किसी वजह से स्टूडेंट वीजा जो है मतलब चेक नहीं हुआ, लेकिन कोई इससे प्रॉब्लम हुई थी, ट्राइब्यूनल 3 तक बात की हुई है, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया उससे। से हमने COA के लिए भी अप्लाई कर दिया हुआ है। किसके लिए? COA, अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। ठीक है। अभी क्या है कि फियांसे जो है मेरी वो हाईली प्रेग्नेंट है, तो पहले तक तो वो कॉलेज जा रही थी जनवरी तक, लेकिन अब नहीं जा सकती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसको कॉलेज जाना चाहिए? तो अगर कल को वो होम ऑफिस वाले पूछते हैं तो अगर ये जानने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं वो कॉलेज नहीं जा रही है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। दो बातें हैं आपके केस में। पहली बात यह है कि आप यहाँ टियर 1 पे हैं और वो पोस्ट स्टडी वर्क वो टियर 4 पे है। वो यहाँ से अगर आपकी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल इशू हो भी जाता है, आपकी शादी रजिस्टर्ड हो भी जाती है, वो यहाँ से स्टेटस चेंज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो और वो टियर 1 के डिपेंडेंट जाना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, उनको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। जहाँ तक रहा सेकंड क्वेश्चन कि अगर वो पढ़ना छोड़ देती हैं तो फिर इमिग्रेशन वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे, तो कॉलेज वाले में उनका नाम खारिज कर देंगे। ज़्यादा बेहतर है कि वो पढ़ती रहें और जब समझें कि प्रेगनेंसी की वजह से लास्ट स्टेज पे आ जाए, उस वक्त फिर कॉलेज वालों को बताकर तो ब्रेक अगर ले लें 2-3 वीक की, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कॉलेज वालों को कॉन्फिडेंस में रखें, या नो कि कॉलेज वाले उनका नाम ख़त्म कर दें और उनका नाम खारिज कर दें, तो फिर इमिग्रेशन वाले उनको कहेंगे जी आप कंट्री छोड़ के चले जाएँ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैं 2000 में आ गया इस कंट्री में, तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो फिर मैं 2004 में शादी किया। अच्छा। और 2007 में मेरा 3 साल वीज़ा मिल गया और मेरा वीज़ा जून में 2010 में ख़त्म होने वाला था, तो मैं अप्लाई किया, अभी तक वेट किया। तो मुझे क्या मिल है, तो इंडेफिनिट मिलता है या दोबारा 3 साल मिलता है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि मेरा माँ आ गया 2005 में और उसके केस अभी तक चल रहा है, वो कह दे लेटर भिजवा दिया कि 2011 तक वेट करो, तो अभी तक वेट कर दिया। तो आपका पहला केस क्या था? आपका अपना पहला केस क्या था आपका? मेरा पहला केस और मेरा माँ का ना, आपका जो पहला केस पहला असालम था, तो चलो ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में हुआ ये कि आपका असालम का केस रिफ्यूज़ हो गया था, लेकिन उसके बाद आपने शादी कर ली। 2007 में आपको डिस्कशन ली मिल गई, जो कि होम असल 3 साल की देते हैं। अगर आपने जैसे कि लेगेसी का ऐलान 2006 में हो गया था, अगर आपने शादी की बेस पे अप्लाई ना किया होता तो लेगेसी में आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाना था। लेकिन चूंकि आपने शादी कर ली, आपको 3 साल का स्टे मिल गया, लिहाजा अब जो आपने एप्लीकेशन की आपको 3 साल का और स्टे मिलेगा, और जब 6 साल पूरे कर लेंगे फिर आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। जहाँ तक आपकी मम्मी का तल्लक है, वो 2005 में आई थी और उन्होंने असाइलम क्लेम की थी, वो लेगेसी में आते हैं, तो इसका मतलब है कि 2-3 महीनों में उनको डेफिनेटली स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने ना जी 4 महीने मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिला था 5 साल का। अच्छा। तो मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे, तो 4 महीने हो गए, अभी तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट कुछ आया ही नहीं। अभी तो कितना टाइम लग जाता है उसमें? जी सवाल ये है कि मैं अगर किसी इलीगल लड़की शादी करता हूँ, उसको यहाँ रख सकता हूँ या फिर उसको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा?
प्लीज 2 साल का जवाब दीजिए प्लीज। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई किया तो उसके बाद आमतौर पर इसमें 3-1 महीने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ का फ्यू वीक्स शायद ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर अगर 4 महीने हो गए, आप होम ऑफिस से चेक करें कि उसमें कितनी देर लगती है। दूसरा है कि पहले हर किसी को दे देते थे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आजकल वो सोच समझ कर देते हैं। चूँकि चंद साल पहले ये बात आ गई थी मीडिया में कि ज़्यादातर ट्रैवल यही लोग करते हैं जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और ये काम तो करते नहीं। इस वजह से होम ऑफिस ने उसको थोड़ी सी सख्ती की थी और उसमें कोई सॉलिड ग्राउंड देना पड़ती थी, आपको क्यों चाहिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, किस कंट्री में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें उनको बता दी हैं तो फिर शायद अब आपको मिल जाना चाहिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, क्योंकि 3 मंथ में आमतौर पर इसका डिसीजन हो जाता है। अगर नहीं मिला तो आप होम ऑफिस को फ़ोन करके होम ऑफिस से चेक कर सकते हैं। जहाँ तक आपके सेकंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, असल में यहाँ पे शादी करके, पहली बात तो अगर कोई इलीगल यहाँ पे उसे शादी करके स्टे मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आप लीगल भी किसी के साथ शादी करें फिर भी पॉसिबल नहीं है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई आदमी या स्टूडेंट वीज़े पे या Tier 1 पे या किसी और कैटेगरी में, उसके साथ भी आप शादी करें तो पॉसिबल नहीं है, चूँकि कंडीशन ये होती है कि वो आदमी शादी करके किसी को रख सकता है जिसके पास इंडेफिनिट स्टे हो या ब्रिटिश नेशनलिटी हो। चूँकि आप खुद टेम्परेरी वीज़े पे, लिहाजा इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, फरमाइए। हेलो गुड इवनिंग सर। जी फरमाइए। मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव है और जो वो फिनिश होने वाली है 2012 में 11 में सॉरी और मैं पार्टनर के साथ नहीं रहती हूँ। उनसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर मैरिज करी थी, पर उनके नाज़रीन, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गई है। इसकी वजह ये थी कि टीवी की आवाज़ टू हाई थी, और जब टीवी की आवाज़ आप ज़्यादा हाई रखते हो, हमसे बात करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस वजह से मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। नाज़रीन, इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद मिनट में ब्रेक के उस पर आपसे फिर मुलाकात होती है।